अब हम देखेंगे समुद्र तल। समुद्र तल अर्थात किसी भी स्थान की ऊंचाई एवं गहराई उस स्थान के समुद्र तल अर्थात जो जमीन का भाग होता है, निचला भाग होता है, तो समुद्र तल से गिनी जाती है। समुद्र तल का निर्धारण ज्वार के अधिकतम स्तर एवं भाटे के न्यूनतम स्तर के औसत द्वारा होती है और इस औसत को शून्य मानते हैं। इस औसत को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं, क्योंकि ज्वार मतलब जब समुद्र के पानी में बढ़ता है उस प्रक्रिया को ज्वार कहते हैं, तो वह कितना आगे बढ़ता है। और भाटा अर्थात कम होने की प्रक्रिया, जिसे आप हाई टाइड कहते हो। तो यहाँ पे जो समुद्र तल है उसको जब नापना होता है तो ज्वार की अधिकतम ऊंचाई अर्थात उसकी कितनी अधिक से अधिक ऊंचाई है और उसका न्यूनतम स्तर क्या है, उसे भाटा की प्रक्रिया कहते हैं। तो इन दोनों के औसत के अनुसार उसकी ऊंचाई मापी जाती है और इस औसत को हम शून्य मानते हुए उससे अधिक अर्थात ऊंचा अथवा उससे कम मतलब गहरा ऊंचाई के स्थानों को धनात्मक एवं ऋणात्मक मूल्यों में कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को हम कहते हैं कि इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है। तो वहीं पे मरियाना गर्त अर्थात कितना गहरा है, अब ये ऊंचाई का हो गया और यह गहराई का हो गया कि समुद्र तल कितना गहरा है, कितना वह नीचे कितना गहरा है। तो जैसे मरियाना गर्त जो कि 11,034 मीटर है। तो भारत के सर्वेक्षण हेतु चेन्नई स्थित समुद्र तल की औसत ऊंचाई शून्य मानी जाती है। जो चेन्नई में समुद्र तल है उसकी ऊंचाई शून्य मानी गई है और यही जो है पूरे विश्व पूरे भारत में समूचे मतलब पूरे भारत के सभी स्थलों को समुद्र तट के ऊंचाई दर्शाने हेतु मानक माना गया है। जैसे मानक समय, भारत का मानक समय जो है वह इलाहाबाद में माना गया है, जिसे हम IST लाइन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भारत के सभी समुद्र स्थलों की ऊंचाई को मापने के लिए एक मानक बनाया गया है। अब हम देखेंगे, जैसे यह जो है आपको रीडिंग के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक हमें मानचित्र दिया गया है, तो इसे जो है आपको दर्शाना है कि यह भाग, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पहचानो कि यह किस महासागर का नितल है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि यह जो है किस सागर का नितल है। तो यह जो है आकृति में दर्शाया गया महासागरीय नितल, ये हिंद महासागर का नितल है। ये किसका है? हिंद महासागर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति में कौन सी जलमग्न भू आकृतियां दिखाई दे रही हैं, उन्हें पहचानो और शीर्षक दो। तो उनका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पे जो नाम है, यह जो भाग है, यह जो दो के बीच में दिख रहा है, तो यह इसे हम कहते हैं सागरी द्वीप। इसे क्या कहा जाता है? सागरी द्वीप का भाग। और इसके बाद यह जो भाग दिख रहा है, जो पर्वत श्रेणियों जैसा पर्वत श्रेणी नुमा दिख रहा है, तो यह जो हो गया हमारा सागरी, यह हमारा हो गया सागरी पर्वत श्रेणी। ये क्या हो गया हमारा? सागरी पर्वत श्रेणी का भाग। अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसमें से कौन सा स्थान मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त होगा और क्यों? तो कौन से स्थान पे मछली पकड़ी जा सकती है? तो यहाँ पे जो मेडागास्कर का द्वीप है, जो ये सागरी द्वीप है, सागरी द्वीप के समूह पर, सागरी पर्वत श्रेणी में नहीं, सागरी द्वीप समूह का जो भाग है, यहाँ पर मछली पकड़ना जो है वह उपयुक्त होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है कि इस द्वीप के निकटवर्ती
समुद्र में, ये जो द्वीप है इसके निकटवर्ती जो समुद्र के उष्ण तथा शीत समुद्री धाराएं आकर मिलती है। यहाँ पे उष्ण और शीत समुद्री धाराएं आकर मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर मछली पकड़ने का व्यवसाय अच्छी तरह से चलता है। अगला अब हम देखेंगे कि जैसे अब यह मानचित्र हो गया कि यहाँ पर तट पर लहरों के साथ, यहाँ पे क्या है यह, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि तट पर लहरों के साथ बहकर आए गए पदार्थों का निरीक्षण करो और उनका वर्गीकरण निम्नांकित तालिका में करना है। अर्थात इसका आपको निरीक्षण करना है, इसका वर्गीकरण करने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे लहरों के साथ बहकर आए पदार्थ, कुछ चीज़ें प्राकृतिक होती हैं और कुछ चीज़ें मानव निर्मित या अप्राकृतिक होती हैं। जैसे वनस्पति, शंख, सीपियाँ, जलचर, अब ये सब चीज़ें जो हैं ये सब प्राकृतिक हैं। अब इसमें कुछ पदार्थ जो हैं, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वह अप्राकृतिक होती हैं, अर्थात मानव निर्मित होती हैं। जैसे रासायनिक, धातु, प्लास्टिक और कांच, ये सब क्या है हमारे अप्राकृतिक या मानव निर्मित हैं। अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन से पदार्थ नष्ट प्राय हैं, अर्थात इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वह नष्ट होता है, खत्म हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो इनमें से नष्ट होने वाली चीज जो है वह शंख सीपियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं और जलचर हैं। ये सब चीज़ें क्या है, नष्ट होने वाली हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से नष्ट प्राय नहीं है, अर्थात इनमें कौन सा पदार्थ नष्ट होने के योग्य नहीं है। अब नष्ट होने वाला न नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है इसमें, रासायनिक, धातु, प्लास्टिक और कांच, ये जो भी मानव निर्मित पदार्थ हैं या अप्राकृतिक पदार्थ हैं, यह जो है नष्ट प्राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नष्ट प्राय पदार्थों के कारण क्या होता है। अब इससे जो है क्या होगा, जो नष्ट प्राय पदार्थ हैं उसके कारण क्या होगा कि नष्ट प्राय पदार्थों के कारण समुद्र तट तथा समुद्र जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण नहीं होगा। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि इन पदार्थों के अवशेषों का विघटन होगा और विघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ सागरी निक्षेप में मिल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वह सागर को जो है वह नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, अनष्ट प्राय पदार्थों के कारण क्या होगा। तो अनष्ट प्राय पदार्थों के कारण क्या होगा कि जो अनष्ट प्राय पदार्थ हैं उनके कारण समुद्र तट तथा समुद्र के पानी का बड़े पैमाने पर और गंभीर रूप से प्रदूषण होगा। अगर रासायनिक पदार्थ या धातु, प्लास्टिक, कांच सब जाकर पानी में मिल जाता है तो उससे क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा और जो वहाँ के जलचर होंगे, जो वहाँ के जीव होंगे, उन्हें भी क्षति पहुँचेगी। अगला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, अविनाशी अनष्ट प्राय पदार्थ तट पर जमा न हो उसके लिए उपाय समझें। तभी इसके लिए जो है कई सारे आप उपाय बता सकते हैं कि जो वहाँ पर इकट्ठा न हो। जैसे अब यहाँ पे अगर हमें बताना है कि अविनाशकारी अनष्ट प्राय पदार्थ जो है वहाँ पे जमा नहीं हो, तो उसके लिए
कई सारे कारण हो सकते हैं। अगला है कि पर्यावरण संवर्धन हेतु तटों को स्वच्छ रखने के लिए तुम क्या अभियान करोगे। अभी इन दोनों के प्रश्न आप खुद से सोचकर मुक्त स्वरूप से इसका उत्तर दे सकते हो, क्योंकि इसका प्रयास जो है वह आपकी तरफ से होना चाहिए।